आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के नामकरण एवं रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं। उससे पहले रीति शब्द की जानकारी और रीतिकाल की संज्ञा किसने प्रदान की और रीतिकाल के अन्य विद्वानों ने और कौन कौन से नाम दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी तक की समयावधि को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। तो उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल रखा गया है। तो इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिनमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इन काव्यांगों के लक्षण एवं स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती दिखाई दी और इसी कारण इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया है। रीति शब्द। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करते हुए किया। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना रीति कहलाती है। विशेषो गुणात्मा कहकर उन्होंने विशेषत्व को स्पष्ट किया और वाक्य में विशिष्टता का समावेश काव्य के गुणों से होता है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, कांति आदि काव्य के गुण बताए और इसी प्रकार रीति का अर्थ हुआ शैली, पद्धति या काव्यांग निरूपण। लेकिन रीति शब्द का सामान्य अर्थ कोई परिपाटी, परंपरा, मार्ग, राह, शैली, पद्धति आदि से लिया जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है कि जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया गया, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है। तो इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकारों ने अपने रीति ग्रंथों की रचना प्राय काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से या अपनी काव्य प्रतिभा का पांडित्य प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए। इनमें से कुछ तो निश्चय ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि हुए हैं, लेकिन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है। तो आचार्यत्व के लिए जिस प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका यहाँ नितांत अभाव देखने को मिलता है। तो इन कवि आचार्यों में नहीं था। तो इसलिए उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण अधूरे अधकचरे ज्ञान पे आधारित हैं। तो वे कहीं गलत हो गए हैं तो कहीं अस्पष्ट लगते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें आचार्य कोटि में ना मान करके सिर्फ कवि ही मानते हैं। तो इस प्रकार रीतिकाल का जो नाम है वह प्रवृत्ति विशेष को लेकर के रखा गया है उस युग की। तो इस काल का नाम रीतिकाल रखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि नामों से भी जाना जाता है।
तो इस काल को विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, वो इस प्रकार से हैं। मिश्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति को परिलक्षित कर इसे अलंकृत काल नाम दिया। ऐसे ही रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता को देख करके इसे कलाकाल कहना उपयुक्त समझा, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा। तो ये सभी नामों में, इन सभी नामों में रीति काल का नाम अधिक उपयुक्त दिखाई देता है, क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना काल इसमें हुई, अतः यह नामकरण प्रवृत्ति मूलक है तथा सबको स्वीकार भी है। तो मध्यकाल के पूर्व भाग को भक्ति काल तथा उत्तर भाग को रीति काल कहा गया। तो इस आधार पर रीति काल को उत्तर मध्य काल कहना असंगत नहीं है। प्रत्येक काल के पीछे विद्वानों द्वारा काव्य प्रवृत्तियों एवं उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक जो भी उस समय की युगीन परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इस प्रकार इस काल के कवि अधिकतर राज दरबारों के कवि हुआ करते थे। तो वे कवि अपने आश्रयदाता को रिझाने में, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके विचारों के अनुरूप ही अपनी काव्य रचनाएं लिखा करते थे, कविता पाठ करते थे। तो श्रृंगारपरक रचनाओं की अधिकता इस युग में थी। तो इस काल में इस धारा के विपरीत ऐसे और कवि भी हुए जिनको स्वच्छंद विचारधारा की ओर उन्मुख होकर के वो कविता पाठ करते थे। तो यह बात स्पष्ट है कि इस काल को देखा जाए तो अलंकार की दृष्टि से कविता उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंच गई थी। तो कवियों की चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण काव्य में उत्तरोत्तर निखार आता गया। अलंकारों एवं छंदों का काव्य में विभिन्न प्रकार से प्रयोग होने लगे। तो केशवदास की रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई कि विद्वानों ने इसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया। तो हिंदी साहित्य को कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल के कवियों ने अपना उत्कृष्ट योगदान देकर हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके नामकरण के बाद इसकी प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी थी। तो रीतिकाल को 3 मुख्य धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। तो रीतिकाल की ये इनको काव्य धाराएं भी कहा जाता है। तो इनमें से प्रथम है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, तो वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो राजाश्रय या राज दरबार में रहकर रचना करने वाले ऐसे सैकड़ों कवि रीतिकाल में हुए जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही उनकी रीति निरूपण एकांगी, अधकचरी या अधूरी रही हो। इसीलिए ऐसे कवियों के रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। तो उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। तो रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था। अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उदाहरणों पर ध्यान देते थे। यही कारण है कि इनके द्वारा किए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत है। ऐसे प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम हम इस प्रकार से ले सकते हैं। उनमें से हैं चिंतामणि, उनकी रचना का नाम है काव्य विवेक।
मतीराम ललित ललाम अलंकार पंचासी का उनके ग्रंथ हैं, और भूषण कवि के शिवराज भूषण, कवि देव के भाव विलास और काव्य रसायन, और भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, और पद्माकर कृत जगद विनोद आदि प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ हैं। तो इन सभी कवियों के द्वारा किया गया रीति निरूपण एकांगी, अधूरा और अपरिपक्व था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए तो इन पे इस तरह से टिप्पणी की कि वे लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। तो इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ लिखे, जिनमें मौलिकता का नितांत अभाव है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं। तो न तो इन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की और न इनसे काव्यशास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास हुआ। श्रृंगाररस निरूपक कवियों में मतीराम का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगाररस का विस्तृत विवेचन एवं उसके विभिन्न अंगों और उपअंगों का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में ही किया। हिंदी रीति ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक स्थान मिला है। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथ संस्कृत आचार्य जयदेव के चंद्रालोक और अप्य दीक्षित के कुवलयानंद के आधार पर ग्रहण कर लिखे हैं। तो इनके द्वारा दिए गए लक्षण भले ही भ्रामक हों, किंतु उदाहरण अत्यंत सरस बन पड़े हैं। कुछ कवियों ने छंद एवं नायिका भेद का विवेचन भी रीति ग्रंथों में किया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्यशास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। काव्य रसिकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। रीति सिद्ध काव्यधारा, तो दूसरी जो प्रमुख काव्यधारा है रीति काल की, वह है रीति सिद्ध काव्यधारा। तो रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन रीति की उन्हें जानकारी थी, जिसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। तो ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, तो इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है। तो इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। तो बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का जानकारी का पूरा उपयोग किया है। तो जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह बिहारी सतसई के दोहों का अर्थ नहीं कर पाएगा। तो भाव अनुभाव योजना की दृष्टि से भी बिहारी सतसई एक उल्लेखनीय रचना है। तो भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर सके हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार, यह त्रिवेणी इनकी काव्यधारा में प्रवाहित होती है। तो भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का चित्रण भी बिहारी सतसई में प्रचुरता से हमें दिखाई देता है। तो मूलतः बिहारी सतसई श्रृंगार रस का ग्रंथ है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। तो यहाँ नायक नायिका किस प्रकार गुरुजनों से भरे हुए, परिवारजनों से भरे हुए सभा भवन में नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये बहुत ही चित्ताकर्षक चित्रण यहाँ पे किया गया है, जो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है।
इस वर्ग के कवियों में प्रमुख और कवि हैं बिहारी के साथ साथ रसनिधि नृप शंभु, बैनी बंदीचंद, बैनी कवि, बैनी परवीन, राजा मानसिंह, पजनेस और राम सहाय दास आदि। तीसरी प्रमुख काव्य धारा है रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीति काल की जो तीसरी काव्य धारा है उसको रीति मुक्त काव्य धारा कहा गया है। तो रीति काल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे, रहित थे, तो रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया, लेकिन इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य निबद्ध किया। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। तो इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर और द्विजदेव भी। रीति मुक्त कवियों को और भी वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे रीति मुक्त श्रृंगारी कवि, रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त सूक्तिकार, रीति मुक्त पद्यकार, रीति मुक्त फुटकल कवि। तो रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है, जिसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता है। तो रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रमुख हैं घनानंद। तो रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि घनानंद, आलम और ठाकुर के साथ इनका नाम लिया जा सकता है। रीति मुक्त प्रबंधकारों में लाल कवि छत्र प्रकाश उनकी रचना का नाम है, सूदन उनकी रचना है सुजान चरित्र, सबल सिंह चौहान उनकी रचना का नाम महाभारत है को रखा जा सकता है। ऐसे ही रीति मुक्त सूक्तिकारों में कवि वृंद, गिरधरदास, घाघ, बैताल जैसे कवियों को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार रीति मुक्त कवियों में घनानंद ही सर्वप्रमुख कवि कहे जाते हैं। तो इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत एवं उदात्त और वासना रहित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो सुजान प्रेमी घनानंद ने प्रेम मार्ग की सरलता एवं अकृत्रिमता का उल्लेख करते हुए लिखा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन को, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटांक नहीं। तो प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने ना किया हो। तो इनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता परिलक्षित होती है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत एवं अकृत्रिम है, इसलिए वह अत्यंत मार्मिक, हृदयद्रावक एवं चित्ताकर्षक बन पड़ी हैं। तो रीति मुक्त धारा के ये कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनका सौंदर्य चित्रण स्थूल एवं मांसल ना होकर के सूक्ष्म एवं चित्ताकर्षक है। प्रेम निरूपण में रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किया, वहीं इन्होंने शास्त्रीय परंपरा का त्याग भी किया। तो इनके काव्य में प्रकृति को भी मनोहारी छटांकित की गई है इनके द्वारा। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक रचना की अधिक रही है। इनके काव्य में इनकी जो कवियों की प्रवृत्ति है वह मुक्तक रचना की अधिक रही है। तो लाक्षणिक ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है, जिसमें भाव व्यंजना की अपूर्ण क्षमता है। तो निश्चय ही रीति मुक्त कवियों के प्रदेय ने हिंदी साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है।